नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहद यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रमुख धाराएं यानी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं, लेकिन आपको 72 धाराएं नहीं पढ़नी है। मैं इसमें छांटे हुए इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं उनको बता दूंगा और कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपके दिमाग में चीजों को डाल दूं। और मैंने एक अध्याय का भी वीडियो आपको दिया है जो कि लगभग आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्द को आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखिए, मैंने कुछ प्रमुख शब्दावली तैयार किया है और यहां पे आपको इन शब्दावलियों को बहुत अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में रख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला शब्दावली है इसके तहत, पहला जो शब्द है वो है काश्तकार यानी टेनेंट। अब देखिए, काश्तकार किसे कहते हैं समझिएगा, वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो, वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और लगान का भुगतान भी उसी को करता हो, काश्तकार कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काश्तकार के भी 4 पार्ट होते हैं, यानी काश्तकार के 4 वर्ग बांटे गए हैं। कौन कौन सा, ये समझ लीजिएगा। पहला है भूधारक यानी लैंड होल्डर, दूसरा है रैयत, तीसरा है दर रैयत और चौथा है मुंडारी खुटकटीदार। तो ये 4 हैं काश्तकार के क्लास यानी वर्ग। काश्तकार के 4 टाइप होते हैं, ठीक, तो ये समझ लीजिएगा। दूसरा है रैयत। अब रैयत समझिए, जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो। देखिए, आज के हजारों साल पहले की बात करें, जो आदिवासी लोग झारखंड में आके बसे थे, जंगलों को साफ करना स्टार्ट किया और उस पर एक अपना हक जमाया और एक खूंट मतलब एक 20-30 लोगों का समुदाय जंगलों को साफ किया और उस पर अपना हक जमाया। राजा जब आए यहाँ पे, जिस समय मतलब राज व्यवस्था स्टार्ट होता है ना, महाजनपद के काल के बाद वाले टर्म में जब स्टार्ट होता है, या फिर मगध साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जो भी है, तो राजा लोग उस क्षेत्र पर सीधे बोल देते थे कि चलो भाई तुम्हारी भूमि है, तुम खेती करो या करवाओ, ठीक है। तो ये हमने क्या, अब हम भूमि को तो जन्म से पैदा हुए, जन्म के बाद जब पैदा हुए हम लोग, मतलब जन्म जब लिए पैदा हुए तो भूमि थोड़े लेके आ रहे थे, भूमि तो यहीं का यहीं है ना। तो ये समझ लीजिए कि जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो उसको रैयत कहते हैं। और रैयती भूमि जो होता है सबसे बेस्ट भूमि मानी जाती है, यानी आपके परदादा दादा से चली आ रही हो भूमि, ठीक। चलिए, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, रैयत के 3 प्रकार। पहला है अधिभोगी रैयत, दूसरा है अनधिभोगी रैयत और तीसरा है खुटकटी रैयत। अब तीनों को समझिए। अधिभोगी रैयत वैसा रैयत जो अपनी भूमि का उपभोग कर पा रहा हो, अधिभोगी रैयत। जो न कर पा रहा हो, अनधिभोगी रैयत। और खुटकटी रैयत किसे कहते हैं कि जो खुटकटी प्राप्त रैयत से संबंधित हो, उसको बोलते हैं खुटकटी रैयत। लेकिन मैं बता देता हूं खुटकटी रैयत किसे बोलते हैं। यहां पे जो जंगलों को साफ करके लोग रहे उनको बोला गया खूंट और उसी से बना खुटकटी और उन्हीं को बोल दिया खुटकटी रैयत। चलिए, इसके बारे में मैंने स्पेशली आपको पहले भी बता रखा है। अधिनियम क्या होता है यानी एक्ट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। संसद या विधानमंडल, संसद की बात करें तो देश में होता है संसद, और विधानमंडल की बात करें तो अपने अपने राज्यों में। संसद के 2 सदन कंफर्म सेंटर में होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सदन में बोल रहा हूं, अंग अगर देखिएगा तो 3 है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। विधानमंडल की बात करें तो झारखंड का एक सदन ही है, ठीक है। तो विधानमंडल या संसद में पारित बिल को जब हम कोई भी चीज बनाते हैं वो बिल कहा जाता है, या विधेयक को जब अधिनियमित किया जाता है, अधिनियम या बिल पास होने के बाद। देखिए, जब हम संसद या विधानमंडल में कोई बिल लेके जाते हैं तो पारित जो बिल है या विधेयक है उसी को हम अधिनियम कहते हैं। पारित हो जाता है, कोई बिल लेके गए, हाँ ये चीज था, जीएसटी को लेके बिल गए, पारित हो गया, हाँ ठीक है सही है, तो वो अधिनियम कहलाएगा। या इसी को बोले हम बिल पास होने के बाद बने कानून या नियम को क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। समझ में आ गया। धारा यानी सेक्शन किसे कहते हैं, धारा यानी सेक्शन किसे कहते हैं, तो देखिएगा, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 में लिखे नियमों को धारा कहते हैं। और यहां हर चीज का लिखा हुआ है विस्तार, लेकिन मैं बता देता हूं यहां पे क्या है। ये तो आप मतलब न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका धारा। भारतीय दंड संहिता है, ये अलग ही, इसका एक बुक ही अलग है, इसका एक अलग ही नियम कानून है जो कि हमारे कोर्ट में चलते हैं ये सारे चीज, ठीक है। और इसी के अधीन हम सभी भारतीय भी आते हैं, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको जो धाराएं दी गई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। उसमें मतलब एक खास खास चीज के बारे में खास खास नियम लिखे गए हैं। चलिए,
भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक किसे कहते हैं, 5वां नंबर। अब ये समझ लीजिए भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक किसे कहते हैं, तो इसका देखिए वर्णन जो है अध्याय 1 में है और धारा 4 में इसका किया गया है, मतलब वर्णन कहां किसका, भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक। यदि कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इसके बदले अपने संपूर्ण या आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा सा, जोत को इन शर्तों के आधार पर हस्तांतरित किया हो कि जब तक वह ऋण की राशि सूद समेत लौटा न दे तब तक वह जोत से प्राप्त आय का हकदार नहीं होगा, पूर्ण भोग बंधक कहलाएगा। समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर, मान लीजिए एक व्यक्ति का जमीन है, सोमरू की रैयती जमीन है, ये आपको पूरा बाउंड्री दिख रहा होगा, ये है सोमरू की जमीन, ये पूरा बाउंड्री जो है ये किसकी जमीन है, सोमरू की जमीन, रैयती जमीन है, ठीक है। अब यहां पे रघु भाई को जोत दे दिया गया कि आप यहां पे जोतिए। क्यों दिया गया, उस खेत का पार्ट क्यों दिया गया खेती करने के लिए, तो समझिएगा। पहले तो मैं समझा देता हूं, जोत वैसा भूखंड जो रैयत का हो उसको जोत कहते हैं। वैसा भूखंड, भूमि का खंड, ये पूरा भूमि किसका था, सोमरू का। अब इसका एक खंड बना दिया, इतना काट दिया मैंने, तो भूखंड हुआ ना, लेकिन ये है किसका, रैयत का है, तो इसी को जोत कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि सोमरू की रैयती जमीन है, वो रघु को जोत दे दिएगा। क्यों दिया, रघु ने पैसा दिया। यहां पे मैंने क्या लिखा कि यदि कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर, हमने लोन लिया, हमने कुछ ऋण लिया और इसके बदले अपने संपूर्ण या आंशिक जोत को हमने अपने संपूर्ण को ना देखे आंशिक थोड़ा सा दिया, इन शर्तों के आधार पे हस्तांतरित किया हो, दिया हो इनको कि लो भाई तुम यहां पे जोत के हकदार हो फिलहाल, तब तक जब तक मैं तुम्हारे पैसे को ऋण सहित, मतलब सूद सहित, सॉरी, जो ऋण लिया है वो प्लस सूद जो बनता है उसके सहित लौटा ना दे, तब तक इस भूमि से तुम जो भी निकालो, गेहूं निकालो, चावल निकालो, बाजरा निकालो, मक्का निकालो, वो तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण भोग बंधक। चलिए अगला चलते हैं, जोत तो समझ में आ गया आपको। अब एक और वर्ड आता है जोत के बाद, खाली जोत। खाली जोत किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, यहां पे खाली जोत। खाली जोत ऐसा जोत जो रैयत अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया। रैयत, अब रैयत इसमें कौन था, सोमरू मुंडा, सोमरू। अब सोमरू भाई साहब की जमीन जो है ये अपना उत्तराधिकारी, मतलब इनका कोई बच्चा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। अब ऐसे में ये बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गए, मतलब कहने का मतलब वो जमीन किसी को लिखे ही नहीं, समझ रहे हैं। जैसे अगर इनका बेटा होता तो ऑटोमेटिकली वो उस बेटे को हस्तांतरित हो जाता, ठीक है, लेकिन इनका कोई नहीं है, लाइफ में कोई नहीं था, अचानक इनकी डेथ हो गई और इसके पहले भी किसी को लिखे नहीं है। जैसे होता है ना कि बुढ़ापा आने से पहले लिख देता है कि ये वाला इस पूरे प्रॉपर्टी का हकदार ये आदमी होगा, मूवी में भी देखा होगा आपने, है ना। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ऐसा जो रैयत अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया उसको बोलते हैं खाली जोत। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा खाली जोत हो जाएगा। और अभी ये क्या है, वर्तमान टाइम में रघु भाई जिंदा है, सॉरी सोमरू भाई जिंदा है, तो ये पूरा क्या है, जोत है, ठीक। चलिए अब समझते हैं हम लोग खास ग्राम। ऐसा गांव जो ना मूल रैयत से संबंधित हो, ऐसा गांव जो ना मूल रैयत से संबंधित हो और ना ही उसके लिए कोई ग्राम प्रमुख हो, कोई गांव प्रमुख यानी मुखिया ना हो, ठीक, और कोई भी मूल रैयत से संबंधित न हो, उसे हम बोलते हैं खास ग्राम, ठीक है। जैसे स्पेशल ग्राम उसको बोलेंगे हम। जैसे समझिएगा जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य था ना, उसका बिल्कुल अलग विधि विधान, उसी टाइप से यहां पे क्या है कि जो ना मूल रैयत से संबंधित हो और ना ही उसके लिए कोई ग्राम प्रमुख हो, उसी गांव को हम क्या बोलते हैं, खास ग्राम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमींदार किसे कहते हैं, तो जमींदार तो समझते हैं कि लगान जो लेता हो, तो जो लगान लेने का अधिकार रखता हो वो जमींदार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यह ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से भिन्न होगा। ग्राम प्रमुख और मूल रैयत से बिल्कुल डिफरेंट होगा ये, ठीक। ना तो ये ग्राम प्रमुख हो सकता है, ना ये मूल रैयत हो सकता है, जमींदार, ठीक है। अगला है आदिवासी। ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूची ख के तहत, अनुसूची ख में बताया गया है, आदिवासी या अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे। राज्य सरकार ही है जो झारखंड की 32 जनजातियों को अधिसूचित की है, मतलब बताई है कि 32 जनजातियां यहां रहती हैं जिन्हें हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। गैर आदिवासी किसे कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अनुसूची ख में दर्ज नहीं हो, तो नहीं हो तो गैर आदिवासी हुआ। अब आते हैं लगान। लगान मूवी तो देखा होगा आपने, है ना। खेवट या खातियान के अनुसार मूल रैयत या ग्राम प्रमुख के द्वारा, अब देखिए खेवट या खातियान के अनुसार मूल रैयत या ग्राम प्रमुख के द्वारा विधिवत तरीके से जिस राशि का भुगतान जमींदार को किया जाता है, विधिवत तरीके से मतलब इलीगल तरीके से नहीं,
उसको हम बोलते हैं लगान। जैसे इसको यूं समझ लीजिए, अभी के टाइम में आप सभी जो भी झारखंड के लोग हैं टोटल, या किसी भी स्टेट के आदमी हो, पार्टिकुलरली मैं झारखंड की बात करूंगा, तो पार्टिकुलर झारखंड के जो भी व्यक्ति हैं जिनके पापा या दादा के नाम से जमीन हो, ठीक, वो एकदम अभी के टाइम में अपने जमीन का मालगुजारी भरते हैं। एक तरह का टैक्स जो राज्य सरकार लेती है और बहुत मिनिमम होता है। जैसे देखिएगा साल भर में आपका 42 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया ऐसे करके आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है साल भर का, पूरे टोटल जमीन का, तो वो भरना पड़ता है सरकार को, एक तरह से आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, विधिवत तरीके से। लेकिन वहां पे विधिवत मतलब गैर विधिवत कब होता है, जैसे आप जब चालान कटवाइएगा, मतलब उसी पैसे का, जो पैसा आपको 43-42 रुपया हुआ जो आप दीजिएगा, तो उसका प्रॉपर एक बिल मिलता है, आपको रसीद मिलता है। रसीद, बिल मत कहिए, रसीद मिलता है, हम लोग इसी भाषा में समझेंगे, रसीद मिलता है। उस रसीद में 43 रुपया लिया है, लेकिन आपको देना कितना पड़ा था कर्मचारी को, 4000 रुपया, कभी 3000 रुपया। सोचिए क्यों? क्योंकि वो बिल कटेगा ही नहीं। यहां पे लोग कहते हैं कि बिल कटेगा ही नहीं, क्यों नहीं कटेगा? ऊपर के कर्मचारी अधिकारी लोग काम नहीं करेंगे, तो भैया दीजिए पैसा तो बिल कटवा देंगे, फटाफट काम होगा, नहीं तो लटके रहिए। आमतौर पे सरकारी विभाग में बहुत जगह, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत बात है, आमतौर में सरकारी विभाग में बहुत जगह पे मैंने देखा है कि आप काम करवाना है प्राइवेट की तरह जल्दी, तो पैसा दीजिए। अब जैसे ही 3000 रुपया दिए, अगले दिन तुरंत या उसी दिन सेम डे बिल आपको मिल गया, नहीं तो फिर दौड़ते रहिए 10 बार कर्मचारी के पैर पकड़ते। तो ये होता है। तो आपको बता दूं, लगान क्या है, जो आपको विधिवत तरीके से, जो 43 रुपया दिया, 43 रुपया लिया वो आदमी, और 43 का ही बिल दिया, वह हुआ विधिवत, ठीक है। तो ये है लगान। ग्राम प्रमुख, इस पद पर आसीन व्यक्ति को आमतौर पर मांझी बोला जाता है या मुस्तजीर बोला जाता है, कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। तो देखिए, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे जो एसपीटी एक्ट से संबंधित जो प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में। तो अध्याय 1 में जो कहता है, धारा 1 से 4, अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिकी है, उसका परिभाषा है, प्रसार है, यही है। तो अध्याय 1 में क्या है, धारा 1 से 4। अब धारा 1 से 4 टोटल देखेंगे। सबसे पहले धारा 1 में आते हैं। धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार। याद रखिएगा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार। तो धारा 1 में ये है। धारा 2 में क्या है, विधान के स्थानीय। अब धारा 1 को समझ लीजिएगा फिर से एक बार। धारा 1 कहता है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार, यानी एसपीटी एक्ट का नाम क्या होगा, एसपीटी एक्ट का नाम होगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। अब इसका प्रसार कहां तक होगा, तो ये सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टार्ट कब से होगा। तो राज्य सरकार द्वारा जब अधिसूचित किया जाए जो तिथि, उसी तिथि से यह प्रभावी होगा। दूसरा चीज, प्रसार इसका कहां तक है, तो एकमात्र प्रमंडल संथाल परगना प्रमंडल, जिसमें 6 जिले आते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज। तो यह हुआ 6 जिले। इन 6 जिलों में यह प्रभावी है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा कहता है, धारा 2 क्या कहता है, धारा 1 तो समझ गए, विधान के स्थानीय विस्तार, परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी। अब यह कहता है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके किसी क्षेत्र में, यानी 6 जो जिले हैं उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है, उसमें कोई संशोधन कर सकती है, या पूरी तरह एसपीटी एक्ट को खत्म भी कर सकती है, ठीक है। तो किसी एक क्षेत्र विशेष में या पूरे संथाल परगना में जो लागू एसपीटी एक्ट, उसको अगर राज्य सरकार चाहे तो वो खत्म कर सकती है। धारा 3 को निरसित किया गया है, मतलब एक तरह से खत्म कहिए, धारा 3 को निरसित कर दिया गया है। धारा 4 में क्या कहा गया, परिभाषाएं। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको क्या बताया है, परिभाषा। तो परिभाषा, आदिवासी अनुसूची ख में जो आते हैं राज्य सरकार के द्वारा, जो जिसका लिस्ट है वो आदिवासी। गैर आदिवासी किसको कहेंगे, जो अनुसूची ख में है ही नहीं, लिस्ट ख में है ही नहीं। उसके बाद कृषि वर्ष, कृषि वर्ष के बारे में बताया गया। अब कृषि वर्ष में एक चीज आप याद रखिएगा, कृषि वर्ष में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कृषि वर्ष में क्या बोला गया है, बांग्ला परंपरा के अनुसार जो कृषि है ना, बांग्ला परंपरा के अनुसार जो कृषि है उसका वर्ष का आरंभ बैसाख महीने से होगा। तो ऐसे भी नहीं सोचते हैं कि बैसाख से कृषि स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि फसली साल के अनुसार कृषि माह का प्रारंभ अश्विन माह से होगा। तो यह कृषि वर्ष के बारे में यहां बताया गया है। भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक, ये मैंने बता दिया है। जोत बताया है, गैर आदिवासी हो गया। खास ग्राम, ग्राम प्रमुख, जमींदार, लगान, रैयत, खाली जोत, ग्राम समुदाय। एक गांव
में जो रहने वाले लोग हैं उनको ग्राम समुदाय के तहत रखा जाता है। तो ये परिभाषाएं किसमें बताई गई? 4 में। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 1 क्या कहता है? प्रारंभिकी नाम प्रसार वगैरह वगैरह। अध्याय 1 कहां से कहां तक है? तो धारा 1 से 4 रट डालना है, याद कर डालना है, एसपीटीएक्स से कोई प्रश्न छूटने ही नहीं देना है, बस बात खत्म। धारा 1 कहता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार। धारा 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, एसपीटीएक्स संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। प्रसार कहां तक होगा? प्रारंभ की तिथि क्या होगी? जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। प्रसार कहां है? संथाल परगना जिले में, 6 संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में, ठीक। दूसरा, विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी, मतलब अगर सरकार चाहे तो इसको खत्म कर सकती है या किसी क्षेत्र में संशोधन कर सकती है, या पूरे क्षेत्र को जो संथाल परगना है उसमें पूरे को संशोधित कर सकती है। तीसरा निश्चित है। चौथा में परिभाषाएं बताई गई हैं, परिभाषाओं को मैंने दिखा दिया। अध्याय 1 कंप्लीट हो गया, धारा 1 से 4 कंप्लीट। अध्याय 2 में आते हैं, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में बताया गया है। कहां से कहां? 5 से 11 तक, ठीक है, 5 से 11 तक बताया गया। अब समझिएगा, एक एक धारा को समझाता हूं मैं यहां पे। अध्याय 2 ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक बार बताया है कि देखिए, पहले आएगा कोई भी चीज तो उसका नाम फेम होगा, है ना, प्रारंभिकी। दूसरा में ग्राम प्रमुख, अब मूल रैयत, ग्राम और मूल में 2 वर्ड है, दूसरे में ग्राम प्रमुख। अब 5 से 11 इसका वर्णन है यहां पे। धारा 5 क्या कहता है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर दो, ठीक है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। सवाल उठता है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा? तो देखिए, जमींदार एक एप्लीकेशन देगा, गांव का जमींदार जो है एक एप्लीकेशन डीसी को देगा और उसी के आधार पर डीसी यानी उपायुक्त महोदय इसकी नियुक्ति करेंगे। कैसे? तो 2/3 रैयतों की सहमति से, 2/3 रैयत सहमत होंगे कि ये हमारे ग्राम प्रधान होंगे तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। सिंपल एकदम समझना है आपको, कोई तामझाम लाम लिफाफ में नहीं फंसना है। उल्टे पुल्टे दिमाग लगाएंगे तो स्पीड को पहाड़ बना दिए हैं आप लोग। कोई स्पीड पहाड़ नहीं है, सिंपल एकदम, आप सिंपली आप समझिएगा। ग्राम प्रधान की नियुक्ति का वर्णन कहां है? तो धारा 5 में। धारा 6 क्या कहता है? ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन। अब बुढ़वा ग्राम प्रधान आमतौर पे बुढ़ऊ होते हैं, बुढ़वा मर गया तो अब होता ना, बुढ़ऊ मर गए, राष्ट्रपति मर गया तब तो राष्ट्रपति उसकी जगह पे काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, धारा 6 क्या कहता है? ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन। अगर ग्राम प्रधान की आकस्मिक या किसी कारणवश मौत हो जाती है, अब देखिए यहां कोई ग्राम जो खास नहीं है, ठीक है, कोई ग्राम जो खास नहीं है, वहां का अगर ग्राम प्रधान मर जाए, ग्राम प्रधान मर जाता है तो गांव का जमींदार 3 महीने के भीतर, गांव का जो जमींदार है 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान को लाने के लिए डीसी को एक जाके एप्लीकेशन देगा। यही है आपका धारा 6। तो ग्राम प्रधान की अगर मौत होती है तो जमींदार का फर्ज है कि उनका फोटो वगैरह खींच के एक एप्लीकेशन में उनका फोटो लगा के और पूरा दिखा दे कि भैया इनका डेथ हो गया है, और फिर ये नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए आवेदन डीसी को देंगे। चलिए 7वां नंबर पे, ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना। ग्राम प्रधान तो बना दिए, लेकिन बुढ़वा कहीं दूसरे व्यू से आया हो, लूटने के व्यू से, तब तो इसको पहले ही कसम खिला लिया जाएगा। जैसे है ना हमारे भारतीय संविधान में कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन हो, शपथ लेते हैं, उसी शपथ में कहा जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन संविधान का आदर करते हुए और संविधान के तहत लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए करूंगा। बाद में आके भले वो उल्टा पुल्टा काम करने लगे, है ना। खैर, तो यहां 7 में ध्यान दीजिएगा, ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना। जैसे ही ग्राम प्रधान ना ये बनते हैं तो इनको एक पट्टा दिया जाता है और वहां पे लिखवाया जाता है और कहा जाता है कि आप राज्य सरकार के अधीन काम कीजिएगा, और एक छोटा सा जमानत राशि भरवाया जाता है। जैसे आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखिएगा कि 15,000 की जमानत राशि जमा रखी जाती है जब वो इलेक्शन लड़ने जाते हैं, तो कुछ छोटा सा एक जमानत राशि यहां भी इनसे रखवाया जाता है और इनको एक पट्टा दिया जाता है, लिखो बुढ़ाऊ कि बढ़िया से आपको काम करना है और राज्य सरकार के अधीन काम कीजिएगा, गड़बड़ कीजिएगा तो फिर चल जाइएगा घरे। तो ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार अगर मैं समझाऊं तो ये इनका शपथ है। ठीक, चलिए 8 नंबर में, जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खातियान की प्रतियां यानी कॉपी दिया जाना। अब देखिए, नया जमींदार आएगा, अब नया ग्राम प्रधान आएगा तो ग्राम प्रधान को बताइएगा ना कि हाँ कहाँ है खेवट खतियान, कितना कॉपी है, क्या पड़ा है। तो ये जमींदार का काम है, क्योंकि लगाना कोई भी रैयत किसको देता है? जमींदार को देता है। अब समझिएगा, तो ये 3 महीने के भीतर जमींदार जो है 3 महीने के भीतर
नए ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति होती है उनको जमाबंदी, खेवट, खतियान का कॉपी उनके समक्ष जाके देंगे। ये जमींदार का ड्यूटी है, 8 में बताया गया, धारा 8 में इसको बताया गया है। धारा 9 क्या कहता है, ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, पद में अंतर नहीं, आपका जो पद है वही पद रहेगा। तो धारा 9 याद रखिएगा, ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। 10 में आते हैं, किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। अब इसको समझिएगा, किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। कोई बंजर भूमि, मान लीजिए कोई बंजर भूमि है, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जो मूल रैयत द्वारा आबाद लायक, मतलब बढ़िया उसको बना दिया गया है, बंजर से उसको फर्टाइल बनाया गया हो या उपयोगी भूमि बनाया गया हो, तो या कोई प्रतिजोत जो मूल रैयत या सहरैयत के अधिकार में हो, जो कोई प्रतिजोत हो जो रैयत या सहरैयत के अधिकार में हो, तो उसे उस भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है, यही कहा गया है। ठीक है, उसे उस भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत द्वारा आबाद लायक बनाया गया हो, मतलब रहने लायक या फर्टाइल जो भी है बनाया गया हो बंजर भूमि को, या कोई प्रतिजोत समझ रहे ना, खेती वगैरह नहीं हो रहा है, जो मूल रैयत या सहरैयत के अधिकार में हो, तो उसे उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। कहां बोला गया, 10 में किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। ठीक है, अब 11वें में आते हैं। 11वां कहता है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। भगवान जाने कि इनको पुरस्कार मिला भी होगा कि नहीं। देखिए, गांव से जो मतलब राशि इकट्ठा होता है किसी भी तरह से, मतलब जो भी है, मतलब दंड के रूप में जो भी, जैसे मान लीजिए कोई जमीन को लेके किसी को जुर्माना भरना है, तो वो सारा जो पैसा आता है वो ग्राम प्रधान को पुरस्कृत करता है। लेकिन ये पैसा कहां जाएगा, डीसी के पास, और डीसी के थ्रू होगा। तो आज तक इसी का तो एक एक्सेप्शन है ये एसपीटी एक्ट में, कि आज तक भगवान जाने कि इनको पुरस्कार मिला भी है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ये है 11 आपके। तो अध्याय 2 में कहां से थे हम, 5 से 11 तक, 5 धारा से 11 धारा तक हम पढ़ रहे थे ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब हम लोग समझेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या कहा गया, रैयत। और रैयत का जो वर्णन है वो 12 से 24 सेक्शंस यानी धारा में है। तो 12 से 24 जो सेक्शंस यानी धारा है, उसमें क्या बोला गया, रैयत के बारे में। अब रैयत समझेंगे। यहां पे जो धारा है 12 से 24, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको, क्योंकि यहां से प्रतियोगी परीक्षा में आपके जो जेपीएससी उसमें प्रश्न पूछेगा, और यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए धारा 12 की बात करते हैं। 12 में क्या है, रैयतों के वर्गों का उल्लेख। रैयत के कितने वर्ग होंगे, तो 3 वर्ग होंगे। कौन कौन होंगे, पहला होगा निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा होगा गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और तीसरा होगा नया रैयत। ठीक है, अब तीनों को समझेंगे। पहला कहता है निवासी जमाबंदी रैयत। इसको किसे कहते हैं, कहेंगे हम वे जमाबंद रैयत जो गांवों में रहते हैं या पारिवारिक आवास उसी गांव में है, उनको हम क्या बोलेंगे, निवासी जमाबंदी रैयत। ठीक, दूसरा गैर निवासी जमाबंदी रैयत क्या होंगे, वे जमाबंदी रैयत जो गांव में नहीं रहते या पारिवारिक आवास उस गांव में नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गैर निवासी जमाबंदी रैयत। तीसरा है नया रैयत, नया आया हो तो जिनका नाम नया रैयत के रूप में अभिलिखित है, नया रैयत ही मिला हो जिसको। ठीक है, चलिए धारा 13 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 13 ये कहता है कि रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार। भूमि, भैया भूमि को ठीक ठाक रखो, फर्टाइल बनाओ, भूमि तुम्हारी है, उपयोग तुम करोगे। और धारा 13 में सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि देखिए, अगर कोई रैयत उस भूमि का उपयोग करता हो तो वह उस भूमि का हमेशा के लिए, मतलब उसके अंडर में रहेगा, वो उपयोग कर सकता है। और जहां तक बात है काश्तकारी की, अगर वह काश्तकारी के दौरान उसके मूल्य विशेष को नष्ट नहीं करता हो, यानी भूमि जिस रूप में है उसको वो खराब नहीं करता हो। जैसे मान लिया जाए कोई एक भूमि है जिसमें हम ईटा भट्ठा लगा रहे हैं, तो ईटा भट्ठा लगा रहे हैं और भूमि को खराब कर रहे हैं, तब तो आप भूमि संबंधी उपयोग का अधिकार आपका गड़बड़ हो गया। लेकिन आप भूमि का जो भी भूमि है जिस रूप में है उसी रूप में आप रखे हैं, उसके मूल्यों
को नष्ट नहीं कर रहे हैं, तब वह रैयत भूमि का उपयोग का अधिकार रखता है। यही कहा गया है आपके 13 में। 14 में कहा गया है रैयतों को बेदखल नहीं किया जाएगा। पहले क्या करते थे जमींदार लोग, रैयत को बेदखल करते थे, लाओ भाई लगान लाओ, लगान नहीं दिए चलो भागो यहां से, और सीधे वो उनकी जमीन को हथिया लेते थे। जब यहां दीकू लोग और जमींदार लोग, साहूकार लोग, शोषक वर्ग लोग आए थे, तब यही होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब है कि रैयत को बेदखल कर ही नहीं सकते आप। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है यहां पे, डीसी के आदेश के बिना जमींदार रैयतों को बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन डीसी चाहेगा, आदेश दे दिया तो रैयत बेदखल हो सकते हैं, यह भी याद रखिएगा। 15 नंबर कहता है ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार। मान लीजिए रैयती जमीन है आपका, है ना, 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ रैयती जमीन किसी व्यक्ति का है, तो अपने रहने के लिए या जो खेती कर रहा हो उस अनाज को रखने के लिए, किसी भी कार्य के लिए, आप अपना घर बनाने के लिए ईंट और खपड़े बना सकते हैं बगैर टैक्स के। जैसे अगर हम व्यवसायिक उपयोग के लिए लेना तो वो टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए यूज करने के लिए ला रहे हैं, तो ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार रैयतों को है, उस पर कोई भी टैक्स सरकार आपसे नहीं लेगी, याद रखिएगा। तो 15 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16 ये तो बहुत प्यारा है, 16 और 17, 16 17 बहुत ही बढ़िया। रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, डोभा निर्माण, मछली पालन या अन्य उत्पादन का अधिकार दिया गया है। जैसे रैयत की जमीन है, वहां पे एक डोभा का निर्माण करना है, कर लीजिए, उसमें कोई टैक्सेस नहीं लेंगे। मछली पालन करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें राज्य सरकार इंटरफेयर भी नहीं करती है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसमें 2-3 बातें बताई गई हैं, वो समझिएगा। 16 क्या कहता है, रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, डोभा निर्माण, मछली पालन या अन्य उत्पादन का राइट होगा। अब इसमें 2-3 बातें क्या कहेगी। पहला क्या कहा गया, सभी रैयत, जो भी रैयत है उनको अधिकार होगा कि जमींदार की अनुमति के बिना अपनी जोत भूमि जो जोतते हैं वो, ठीक है ना, या बंदोबस्त भूमि पर ये सारे काम कर सकते हैं। बांध बनाना, तालाब बनाना, नहर निर्माण, डोभा निर्माण वगैरह वगैरह कर सकते हैं। आपको जमींदार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और पहले के टाइम में ये होता था, इसलिए यहां लिखा गया साफ साफ कि नहीं, सब रैयत को अधिकार है कि मछली पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जो भी है सब कर सकते हैं, और इसके लिए अपनी जोत भूमि या बंदोबस्त भूमि पर काम ये सब कर सकते हैं। कुआं बनाना, ये सब काम कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है 16 का दूसरा, रैयत बिना कोई शुल्क दिए मछली पालन आदि काम कर सकता है, तो ये मैंने आपको बता भी दिया। तीसरा, रैयती आरोप। अब कोई रैयत आरोप लगाता है, मान लिया जाए कहीं एक काम चल रहा हो, या कुआं खुदाई का काम चल रहा हो, तालाब निर्माण का काम चल रहा हो, डोभा निर्माण का काम चल रहा हो, और कोई रैयत आरोप लगाता है कि नहीं, इससे जो मेरा है ना, इस खुदाई से या इस निर्माण से मेरा क्षति हो रहा है, तो इसका सुनवाई या निर्णय डीसी साहब करेंगे। जैसे मान लिया जाए 2 व्यक्ति हैं, दोनों का जमीन, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक व्यक्ति का जमीन यहाँ से यहाँ और एक व्यक्ति का है, दोनों का सटा हुआ है, और निर्माण कार्य कुछ इस जगह पे हो रहा है, तो बगल वाला कहेगा ना कि हमको यहाँ पे खुदाई से भाई ऑब्जेक्शन है, ये खुदाई आप यहाँ कर रहे हैं, मेरा भी जमीन इसमें जा सकता है नीचे से, है ना, तो इसका जो निर्णय होगा, आपसी लड़ाई इसको बोलते हैं, इसका निर्णय डीसी साहब करेंगे, ये याद रखिएगा। 16 बहुत इंपॉर्टेंट, 17 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का भी अधिकार है और वृक्ष काटने का भी अधिकार है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो वृक्षारोपण होता है उसमें कोई व्यक्ति अगर पेड़ काटता है तो उसमें जेल हो जाती है और जुर्माने भी भरने पड़ते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि रैयत अपने जमीन पे बांस लगाता है या कोई भी वृक्ष लगाता है, शीशम, सागवान या कुछ भी, तो उसको काटता भी है, उसको लगाता भी है, सब कुछ करता है ना, तो वही यहाँ चीज है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें दी गई है। पहला, वृक्ष लगाइए, उद्यान लगाइए, फुलवारी बगवारी सब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बांस लगा दीजिए, बांस लगाइए, काटिए, क्योंकि बांस एक जनजाति है, माहली बांस कार्य में दक्ष मानी जाती है। बांस लगाए, बांस से पूरा बना दिए, घर टाइप का बना दिए, है ना, बाड़ बना दिए, बांस से बाड़ बनता है, वो बांस से कहीं कहीं देखिएगा पुल बना दिए, तो ये आप बांस लगा सकते हैं, काट सकते हैं। दूसरा, कोई भी फलदार वृक्ष लगाए हैं तो आप उसका फल या फूल का उपभोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कुछ भी लगा दिया, फल में मान लीजिए लगा दिया, अमरूद लगा दिया, तो अमरूद खाइए, तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमरूद लगा दिए, पपीता लगा दिए, केला लगा दिए, तो इसका भोग आप कर सकते हैं। तीसरा, रैयत द्वारा विकसित वृक्ष पर किसान, अब देखिए रैयत कोई वृक्ष लगाए, जैसे बैर का लगा दिया, है ना, पलाश का लगा दिया,
शीशम सागवान कुछ भी लगा दिया तो उस और वृक्ष पे ही तो रेशम पालन और ये लाह उत्पादन होता है। तो आप रैयत द्वारा विकसित वृक्ष पर जो किसान है बिना कोई टैक्स दिए लाह और रेशम का उत्पादन कर सकता है। ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चौथा नंबर ये कहता है, 17 का चौथा नंबर थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पे। एक वृक्ष याद कर लीजिएगा, रैयत अपनी जोत पर महुआ वृक्ष तो लगा सकता है, लेकिन केवल महुआ के बारे में, महुआ वृक्ष को काटने के लिए उसको एसडीओ साहब से परमिशन लेनी होगी, अनुमंडल पदाधिकारी से, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीओ जब तक अनुमति नहीं देंगे महुआ आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है, चलिए 18वां नंबर, 18 धारा क्या कहता है? रैयत को भवन निर्माण का अधिकार। रैयत अपने रहने के लिए भवन का निर्माण कर सकता है जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, और वो भवन का निर्माण इस रूप में करेगा कि वो कच्ची भवन हो या पक्की भवन, कोई मैटर नहीं करता है। चाहे 2 तल्ला बना ले, 1 तल्ला बना ले, डजंट मैटर, ग्राउंड फ्लोर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। खपड़ा का बनाए, कच्चा बनाए, घास फूस का बनाए, कैसा भी बनाए, पक्का मकान, कच्चा मकान, तो दिक्कत नहीं है। तो 18 नंबर कहता है रैयत को भवन निर्माण का अधिकार। 19 नंबर कहता है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। याद रखिएगा, ये पहला नंबर 19 का ये कहता है जोत का विभाजन तथा जुड़े लगान का वितरण। जोत का जो विभाजन होगा और उससे जुड़े लगान का जो वितरण होगा, वो वितरण होगा 3 लोगों के बीच सहमति से। जमींदार, ग्राम प्रमुख और रैयत, इन तीनों की सहमति से होगा। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्शन लगा देगा तो ये काम रुक जाएगा, लगान का विभाजन नहीं होगा, लगान का वितरण नहीं होगा। दूसरा चीज इसमें कहता है 19 का 2, न्यायालय के आदेश पर अगर जोत का बंटवारा या उपविभाजन हुआ हो तो तीनों पक्ष निर्णय लेते हैं। अगर तीनों निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो कोई भी लगान के वितरण हेतु डीसी को आवेदन दे सकता है। लगान का वितरण करेंगे ना तो उसके लिए डीसी को आवेदन दे सकेंगे। ये कहता है 19 का 2। 19 का तीसरा कहता है उपायुक्त इस आवेदन पर कार्यवाही हेतु किसी पक्ष को खर्चा का आदेश दे सकता है कि भैया खर्चा आएगा इसमें, है ना, इस आदेश को सुनवाई करने के लिए खर्चे कुछ आएंगे। और इसके वसूली के संदर्भ में यह कहा गया है कि भाई वसूली कैसे करेंगे, तो जोत के किसी भाग का लगान यदि 3 रुपया से नीचे हो, है ना, जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपया से नीचे हो तो जोत का उपविभाजन होगा ही नहीं, याद रखेंगे। 20वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और ये आपको याद रखना चाहिए। 20 नंबर, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। ये बहुत प्यारा, बहुत शानदार आज का धारा है। 20 नंबर, कोई भी रैयत या जोत या कोई भी रैयत जोत या जोत खंड, जो उसकी भूमि है उसका खंड या पूरी भूमि का विक्रय मतलब बेचना, दान, किसी को दान में देना, बंधक, बंधक मतलब कि आप 1 लाख रुपया दिए, हमको जरूरत है और आप उस जमीन को बंधक ले लीजिए कागज के रूप में कि जब तक हम आपके 1 लाख नहीं लौटाएंगे बंधक रहेगा। बंधक, वसीयतनामा लिखाता है, पट्टा या अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं करेगा। याद रखिएगा, कोई भी रैयत अपने जोत या उस जोत के खंड का यानी उस जमीन के टुकड़े का ना तो वो बेच सकता है, ना दान देगा, ना बंधक देगा, ना वसीयतनामा लिखेगा, ना पट्टा देगा, कुछ भी नहीं करेगा। और ये आदिवासी भाई बंधुओं के लिए बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि विक्रय क्यों नहीं कर सकते हैं, हम अपनी ही जमीन को क्यों नहीं बेच सकते हैं, जरूरत के टाइम क्यों नहीं बेच सकते हैं ना। चलिए आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है रैयत डीसी की पूर्व अनुमति से, रैयत को अगर डीसी अनुमति देते हैं तो एसडी अनुमंडल के अंदर अपने अनुमंडल के अंदर 1 वर्ष के लिए पट्टा पर भूमि वो दे सकता है। यदि डीसी साहब कहते कि चलो भाई पट्टा पे तुम किसी को जमीन दे दो या हमारे थ्रू किसी को देना है तो 1 साल के लिए वो दे देगा। ठीक है, तो इसका एक एक्सेप्शन होगा, ये अपवाद। खैर, तीसरा नंबर कहता है कोई रैयत अपनी बहन या पुत्री को यानी बहन या बेटी को, कोई भी रैयत जोत या जोत खंड दान देता है तो डीसी की पूर्वानुमति से रैयत दान स्वीकार करेगा। डीसी को कहा जाएगा, डीसी से अनुमति यानी परमिशन मांगी जाएगी और डीसी अगर परमिशन दे देते हैं तो मान लीजिए कोई रैयत है वो अपनी बहन या बेटी को दान दे सकता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही रैयत कहेगा ना कि बेटी को देना है चाहे बहन को देना है तो बेटा पुतो तुरंत आंख दिखाएगा, हाँ तो कहाँ रहिएगा, घर से निकलिए। तो ये सारी प्रैक्टिकली चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं हो पाती हैं।
9 के बराबर, ये वाला थर्ड जो मैं पढ़ रहा हूं ना, फिर से एक बार बता देता हूं, 9 के बराबर होता है। अगर 100,000 रैयतों को उठाए तो शायद कोई एक कर पाता हो, ये तो नहीं होता प्रैक्टिकली। हाँ नियम है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है ना। कोई भी रैयत जिसको अपना जमीन अपना है, अपनी बहन या पुत्री को उस जोत का या जोत खंड यानी उस भूमि या भूमि के खंड को दान दे सकता है। कब? जब डीसी अनुमति दे कि हाँ भाई वो आदमी जो है लेने के लिए, दान स्वीकार करने के लिए एग्री है और आप देने के लिए एग्री हैं, दोनों पक्ष एग्री हैं, चलो दे दो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। चलिए अब 20 का उपखंड है एक, 20 का एक उपखंड है एक, डीसी से पूर्व लिखित अनुमति से, डीसी से आप लिखित अनुमति ले लिए, अपने जमीन का आधा हिस्सा, यदि कोई रैयत है, अगर उसकी मां विधवा है यानी उसके पापा की डेथ हो गई है, कोई भी रैयत है उसके पिताजी की डेथ हो गई तो मां तो विधवा है, या कभी ऐसा भी हुआ कि विधवा पत्नी हो, ठीक है, विधवा पत्नी, ठीक है ना, ऐसा एक्सेप्शन चलिए रखते हैं हम, तो वो अपने जमीन का आधा हिस्सा उनको दे सकता है कोई भी रैयत डीसी से लिखित अनुमति लेने के बाद। इसका 20 का उपखंड 2 कहता है कि आदिवासी रैयत को अधिकार है कि वह जोत या किसी भूभाग को घर जमाई यानी दामाद को हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन यहां भी मैं बता दूं प्रैक्टिकली ऐसे 1000 में शायद ही कोई कर पाता हो, क्योंकि यहां फिर वही आता है कि दामाद के कैसे दे दीजिएगा, है ना। तो ये हस्तांतरण बहुत 9 के बराबर होते हैं। हालांकि ये नियम है, कर सकते हैं आप, मैंने क्या बोला 1000 में शायद एक काग कर पाते हो तो वो अलग बात है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। न्यायालय सिर्फ उसी भूमि के ऊपर आदेश कर सकता है या कोई भी जजमेंट देगा, है ना, कोई भी कुछ भी कहेगा, किस भूमि के ऊपर, तो जिस पे हस्तांतरण का अधिकार हो, और हस्तांतरण का अधिकार कहां दर्ज हो, खेवट या खतियान में दर्ज हो। खेवट खतियान में दर्ज है कि आप इस भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं, तो न्यायालय सिर्फ उसी भूमि के ऊपर आदेश दे सकता है कि चलो हम यहां आदेश देते हैं कि आप हस्तांतरण कर सकते हैं, सिवाय शर्त क्या है कि उस हस्तांतरण के अधिकार को खेवट या खतियान में दर्ज किया गया हो। चलिए अगला समझते हैं कि अगर इन सभी नियमों का उल्लंघन हो, तो विधि का उल्लंघन हो, तो डीसी जो है क्रेता पक्ष, क्रेता कौन हुआ, खरीदने वाला, को जमीन से हटाकर रैयत को वापस दिलाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन ले लेता है और यहां पे कंप्लेन चल जाता है, नियम के विरुद्ध जाता है कि हम नियम के विरुद्ध जाके जमीन को लिए हैं, और विक्रेता की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से कोई कंप्लेन जाता हो, तो फिर क्या होगा, डीसी क्रेता पक्ष से जमीन बोले कि आपका जमीन तो है नहीं, लीगली तो आप लिए नहीं है, तो उस जमीन को लेके और विक्रेता यानी जो बेचने वाला, जिसका रैयती जमीन था, जो व्यक्ति था, उसको दे देगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आज के टाइम में रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां कई ऐसे जमीन है जो लीज पर लिए गए हैं, मतलब एक तरह से एग्रीमेंट की जमीनें हैं, लेकिन वो जो एग्रीमेंट पे लिए हैं वो भी जानते हैं कि कल के डेट में अगर मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा तो जमीन खाली करनी पड़ेगी। और रांची में ऐसे बहुत मामले हैं जो एग्रीमेंट की जमीनें ले रखे हैं। क्या है, आदिवासी भाई बंधुओं को पैसे की जरूरत हुई, वो जमीन को बेच दिए। कैसे बेचाएगा भाई, डायरेक्टली तो आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पे कानून में तो लिखा नहीं कि आप जमीन को बेच सकते हैं। तो चलिए भाई हम आपको इस पे देते हैं, है ना, एक बॉन्ड पे देते हैं, या फिर जो भी हस्तांतरण है उसके तहत जाके हम देते हैं आपको। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन उस पर कुछ केस हुआ या कुछ भी मामला आया, वो सारे जमीन उनको चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखेंगे अब यहां 21वां धारा 21 क्या कहता है, गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण। अब देखिए गैर आदिवासी रैयत होगा वो, ठीक है, द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण होगा। क्या इसमें कहा गया समझिएगा, धारा 20 के किसी बात की यानी पॉइंट के रहते हुए भी राज्य सरकार, अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सरकारी गजट में एक अधिसूचना निकालेगी, ठीक है। अधिसूचना निकालने के साथ संथाल परगना या किसी भाग को, संथाल परगना में जो 6 भाग है यानी 6 जो जिले हैं, या उस जिले के किसी भाग को, ठीक है, गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से जो सूचना उसको मिले, अपने धान के खेत का पूर्ण भोगबंधक या भुगतबंद द्वारा निम्न में से किसी के नाम हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। आप इनमें से किसी को हस्तांतरण कर सकते हैं, ठीक है।
एक बार फिर से कि इसको समझिएगा, गैर आदिवासी रैयत द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आदिवासी नहीं है, ठीक है, 32 जनजातियों में नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो गैर आदिवासी रैयत है, लेकिन वो तो रैयती भूमि का हस्तांतरण वो करेगा। तो कैसे करेगा? धारा 20 के किसी पॉइंट के रहते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके संथाल परगना या उसके किसी भूभाग में गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से अपने धान के खेत का पूर्ण भोग बंधक द्वारा निम्न में से किसी के नाम हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। अब ये कौन कौन है समझिएगा। पहला है राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक कहां होते हैं? अपने अपने जिलों में होते हैं। तो वो जो जमीन होती है ना, बैंक की थोड़ी होती है। बहुत जगह देखा होगा आपने कि किसी का जो जमीन है उस पे बैंक का बिल्डिंग बना हुआ है, वही बैंक चल रहा है। तो पहला तो हो गया राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक को, ठीक। दूसरा, या डीसी द्वारा स्वीकृत किसी अनाज गोला को। अब यहां अनाज गोला मतलब समझ लीजिए डीसी कोई स्वीकार करता है अपने जिले में कि हम भैया यहां गोदाम रखते हैं, अनाज का गोदाम रखना चाहते हैं, हमको एक जमीन चाहिए, तो यह हो सकता है। तीसरा कहता है संथाल परगना के किसी रैयत को, अगर कोई रैयत वोट करना चाहता हस्तांतरण तो भी। और चौथा, बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के तहत, ठीक है, निबंधित सोसाइटी को, जो सोसाइटियां हैं उनको। तो ये आप गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण इन आधार पे हो सकता है। लेकिन हस्तांतरण के संबंध में कुछ प्रोविजंस रखे गए, कुछ प्रावधान रखे गए, उसको समझेंगे। पहला है हस्तांतरण जो होगा निबंधित प्रलेख द्वारा होगा, मतलब हम रिटेन में कुछ लिखेंगे, बनाएंगे, उसके थ्रू होगा। और इसकी रिपोर्ट निबंधन के यानी रजिस्ट्रेशन के 1 माह के भीतर, रजिस्ट्रेशन निबंधन उसी को आमतौर पे कहते हैं, ठीक है, निबंधन के 1 माह के भीतर 2 व्यक्ति होंगे उसमें। एक तो भाई लेने वाला होगा कि हम आपको हस्तांतरण करना है, और एक देने वाला होगा, या वो बैंक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, ये होगा ना। तो हस्तांतरणकर्ता जिसकी जमीन है, जो हस्तांतरण कर रहा हो, उसको बोलेंगे हस्तांतरणकर्ता, ट्रांसफेरर। और हस्तांतरित जो ले रहा है उस चीज को, ट्रांसफरे द्वारा डीसी और जमींदार को करनी होगी। मतलब डीसी और जमींदार को आप रिपोर्ट करिए निबंधन के 1 माह के भीतर कि हमने ये जमीन इसको दी है, ठीक। क्योंकि देखिए जमीन में सर्वे सर्वा तो डीसी ही होते हैं। सर्वे सर्वा मतलब कहने का मतलब कि जो भी जमीन जहां जिस जिस जिले में है उसके लगभग चीजों की जिम्मेवारी डीसी को ही दी जाती है, यानी उपायुक्त महोदय को। हस्तांतरण कितने दिनों का हो सकता है, इसकी टाइम लिमिटेशन क्या होगी? तो अधिकतम 6 साल, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं किसी को भी हस्तांतरित जमीन। दूसरा इसमें कहता है कि हस्तांतरित भूमि का लगान देता रहेगा। जैसे मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, गैर आदिवासी है, रैयत, उसने अपनी जमीन को बैंक को दे दी, ठीक, लेकिन वो तो लगान तो देता है ना, सरकार को लगान देता है ना जी उसका। तो लगान अब कौन देगा उसका? तो बैंक देगी। जितना दिन तक वो रखेगी उस भूमि को, उतने दिन तक वो लगान टाइम टू टाइम देती रहेगी। नहीं देगी लगान तो उसका जो रजिस्ट्रेशन था, निबंधन था, जो बंधक दिए थे हम, वो रद्द हो जाएगा। भैया बैंक अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहां से जाइए, इसका लगान आप ही को देना होगा, है ना, ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपका बंधक जो है, निबंधन जो है, बंधक जितने दिन का हम बंधक रखे थे आपको, 5 साल 4 साल जो भी है, अधिकतम 6 साल होगा। तो अगर ये टाइम लिमिटेशन क्रॉस करता है और बंधक समाप्त हो जाता है, ये एक डीसी घोषणा करते हैं समाप्ति की कि चलो भैया बंधक इतने दिन की समाप्त हो गई, उसके बावजूद भी बैंक कहता कि ना हम यहां रहेंगे, तब क्या होगा? तब दोषी को यानी बैंक को 3 माह का सजा होगा। बैंक के अधिकारी को, बैंक के थोड़े होगा, मतलब जो भी लेगा। जैसे मान लीजिए संथाल परगना का कोई रैयत लेता है तो उसको होगा, अगर कोई डीसी द्वारा स्वीकृत अनाज के गोला जिसको दिया गया उसको होगा। तो ये यहां पे रखा गया कि ये 3 महीना का कारावास और 500 रुपया जुर्माना, ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये है आपका 21, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। 22वें पे चलते हैं। 22वां क्या कहता है? रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। न्यास क्या होता है? एक वर्ड आता है आपका न्यास, वो समझ लीजिएगा। देखिए न्यास क्या होता है? चल या अचल संपत्ति में उसके विधिक स्वामित्व, देखिए चल या अचल संपत्ति में उसके विधिक स्वामित्व से भिन्न एक सामयिक अधिकार। देखिए इसको न्यास समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, मान लिया जाए एक व्यक्ति है मोहन, ठीक है, मोहन एक व्यक्ति है,
यहां पे क्या कहा गया है, रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। मोहन एक रैयत है और वो न्यास पर, एक ट्रस्ट पर, बस यही समझ लीजिए, एक विश्वास पर। न्यास का मैं मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, बस एक सिंपल सा समझा दे रहा हूं कि हम मोहन जो व्यक्ति है उसको सोमरू पर बहुत भरोसा है, तो सोमरू को दे दिया अपना जमीन कि लो भैया अस्थायी यहां पे खेती बाड़ी तुम करो मेरी जमीन पे। क्यों दिया, इसके कंडीशन बता देता हूं क्यों दे सकता है। तो 22 को याद कर लीजिएगा, रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से, ये वर्ड याद रखिएगा, अस्थायी मतलब टेम्पररी, परमानेंट रूप से नहीं दे रहे हैं, अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। कृषि के लिए तो खेती के लिए, घर बनाने के लिए नहीं दे रहे कि दे दिया आप घर बना के अपना वहां बाल बच्चों को रख लीजिए। देखिए धारा 20-21 में वर्णित जो भी बातें हैं उसके होते हुए भी कोई रैयत अपने भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा, ठीक है, ग्राम प्रमुख, जमींदार तथा एसडीओ को सूचित कर, किसको किसको सूचित करेगा, तो ये याद रखिएगा, ग्राम प्रमुख, जमींदार और एसडीओ को, यहां डीसी ने एसडीओ को सूचित करके न्यास पर जोतने के लिए अपनी भूमि को अस्थायी रूप से दे सकता है। न्यास जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट होगा उसको दे देगा, ठीक है। जब, इसका कंडीशन है कब देगा, ऐसे ही थोड़े दे देगा, जब रैयत गांव से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। रैयत चल गया है स्विट्जरलैंड, नौकरी वहां उसकी लग गई, चाहे जो भी है, या उसके बाल बच्चे वहां रहते हो, या किसी कारणवश वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया है, लेकिन अस्थायी रूप से वहां भी है। तो अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, देखिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में ये फॉर्म भरते टाइम कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है और प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है। मान लीजिए कोई बच्चा जाके पटना या रांची या जमशेदपुर तैयारी कर रहा है और रहने वाला है मान लीजिए गढ़वा जिला का, उसका जन्म हुआ, उसका सब कुछ है, आवास है, भूमि है, माता पिता सब कुछ है, तो वो अस्थायी रूप से कहां रहता है, गढ़वा में, लेकिन अस्थायी रूप से कहां रह रहा है, जमशेदपुर, रांची, पटना, ठीक है। तो रैयत गांव से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, बेचारा स्विट्जरलैंड चला गया, तो अनुपस्थित है, तब एक तो ये कंडीशन, भाई इस टाइम उसका खुद खेत को कौन देखेगा, तो ये न्यास पर दे देगा किसी को अपना क्षेत्र, ठीक है। तो ये एक कंडीशन। दूसरा, रैयत जो है शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, दुर्बल हो, बीमार हो, लाचार हो, अपंग हो, किसी तरह का बात हो, तब भी वो दे सकता है। तीसरा, रैयत नाबालिग हो, बेचारे को पता ही नहीं है, माता पिता कब के बाढ़ में बह गए, ठीक, दामोदर घाटी की नदी की पानी आई, दामोदर नदी आई, बहा के लेके चल गए, बेचारा नाबालिग है, उस कंडीशन में, या विधवा हो, विधवा खेती नहीं करा पा रही है, तब भी वो दे सकते हैं। रैयत के पास हल बैल की क्षति हो, क्योंकि देखिए अभी के टाइम भले ट्रैक्टर आ गया, लेकिन जो मूल खेती होती है ना, आज भी झारखंड में जो मूल खेती होती है वो हल बैल से ही होती है, आप जाके देख लीजिएगा। तो हल बैल की क्षति हो, अब देखिए एक रैयत के पास, एक किसान के पास हल बैल बहुत बड़ा अचल संपत्ति होता है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए मतलब बहुत बड़ा संपत्ति होता है, तो उसकी क्षति हो गई तब भी वो दे सकता है। अगर हल बैल की क्षति है तो 10 साल तक देगा, और ये सब कंडीशन में अधिकतम 20 साल तक वो दे सकता है, खेत को, अपने क्षेत्र को दे सकता है कृषि के लिए अस्थायी रूप से। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त अगर कोई भी काम करिएगा तो धारा 20 का उल्लंघन माना जाएगा, और 20 इज बहुत इंपॉर्टेंट, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। आगे आते हैं 23वें नंबर पे, रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना। देखिए पहले के टाइम में जब हड़प्पा सभ्यताएं थी ना, सिंधु घाटी सभ्यताएं विश्व की शानदार सभ्यताओं में से एक, तो वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। और पहले के टाइम में भी यही होता था, जैसे आपके घर मोटा अनाज है, या मोटा अनाज में जैसे मकई, और किसी घर गेहूं है, तो लो भाई तू गेहूं लो और हमको मकई दो, बदला बदली हो गया, दोनों का काम चल गया। तो ये बदलैन इसी को बोलते हैं, या विनिमय इसी को बोलते हैं। अब देखिए बदला बदली मतलब, ठीक है, तो रैयत भूमि का बदलैन, ये बहुत बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद कर लीजिएगा। 23 नंबर, कोई रैयत भूमि का अदला बदली करना चाहे तो डीसी को आवेदन देगा, लेकिन कंडीशन है वहां पे, ऐसे ही नहीं दे देना है, शर्त क्या रहेगा वो समझ लीजिए। हम डीसी को आवेदन देके भूमि का अदला बदली कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, नौकरियों में जब जाइएगा, भारत सरकार, झारखंड सरकार, कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग गोड्डा में और किसी की पलामू जिले में, समझ लीजिएगा दोनों सेम पोस्ट पे हैं, गोड्डा और पलामू, और दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बाय द वे, हो सकता है बचपन के फ्रेंड हो या जानते हो। दोनों अगर चाह रहे हो कि हम गोड्डा वाला, पलामू वाला घर गोड्डा में है और गोड्डे वाले का घर पलामू में, चाह रहा है कि ट्रांसफर हम दोनों करा लें, और दोनों आवेदन देगा ना कि हम उसकी जगह पे जाना चाहते हैं, मतलब हम एक सीट वहां दे दीजिए और ये वाला को वहां दे दीजिए, तो ये होता भी है, ठीक है। उसी तरह यहां भी यही चीज समझ लीजिए, रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय,
कोई रैयत भूमि का अदला बदली करना चाहे तो डीसी को ये आवेदन देगा, और उस आवेदन में शर्त क्या रहेगा समझ लीजिए, मतलब उसके लिए शर्त क्या है। पहला, भूमि समान मूल्य की हो। मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है जिसका मूल्य है 5 लाख रुपया, सपोज मैं बता रहा हूं 5 लाख रुपया, तो जो उस भूमि को वो दे रहा है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 1 मिनट, ये 2 व्यक्ति हैं, इसकी भूमि और इसकी भूमि अदला बदली कर रहे हैं, तो दोनों का बराबर वैल्यू, जिसे दोनों मार्कर का बराबर वैल्यू है, ये भी 25 रुपए का, ये भी 25 रुपए का, दोनों का बराबर वैल्यू है, कलर में अंतर है। हम बोले कि नहीं यही ठीक है, चलो ले लिए। ये बोला कि हमको ये चाहिए, ले लिए, अदलायन बदलायन कर लिए। भूमि सामान्य मूल्य की होना चाहिए, ठीक। दूसरा, भूमि का रैयत सापेक्ष हो, रैयत एकदम दोनों का मिलता जुलता हो, कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, भूमि एक ही गांव में होना चाहिए, ये नहीं कि वो महुआ मिलान में है वो दूसरा तरफ है, तो भूमि एक ही गांव या पड़ोस के गांव में भी है तो चलेगा, लेकिन बहुत दूर नहीं होना चाहिए। भूमि बदली गुप्त विक्रय द्वारा नहीं होनी। कई बार क्या करता है, लोग तेज है, भूमि बदला बदली करवा लिया और हमारा पहले सेटिंग है कि ये वाला भूमि जैसी बदला बदली करके हम ले लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर इस पे जुर्माना भी होता है, डीसी साहब इस पे गुस्सा जाएंगे। तो भूमि बदली गुप्त विक्रय द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि पारस्परिक सुविधा के लिए होना चाहिए, कि हमको सुविधा होना चाहिए कि हाँ बदला बदली करेंगे तो हमको अच्छा है, ठीक है। चलिए 24 में आते हैं, रैयती जोत की हस्तांतरण का निबंधन। अब रैयती जोत जो होगा उसके हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन, ये कैसे होगा समझिएगा। जब कोई रैयती जोत या उसके किसी भूखंड की बिक्री, दान, वसीयत या बदलैन आदि द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है, तो उसके उत्तराधिकारी हस्तांतरित भूमि को गांव के जमींदार के यहां निबंधन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप कहां कराएंगे, तो गांव के जमींदार के यहां। एक बार फिर से देख लीजिए, जब कोई रैयती जोत या उसके किसी भूखंड की बिक्री की करते हैं, दान देते हैं, वसीयत करते हैं, बदला बदली जैसे भी ऊपर दिखाया मैंने, तो भूमि का हस्तांतरण हो जाता है ऐसे में, ठीक है। और उसके उत्तराधिकारी हस्तांतरित भूमि को गांव के जमींदार के यहां निबंधन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, एक और व्यक्ति है, ठीक है, हमारे नाम से जमीन है, तो हम उस जमीन को हस्तांतरित किए दूसरे को, चलो भाई तुम अपना दूसरा जमीन मुझे दे दो, तो इसका रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चे जो होंगे वो कहां कराएंगे, मतलब मेरा उत्तराधिकारी बच्चा ही होगा, तो वो गांव के जमींदार के यहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि ये हमारे पापा ने ऐसा बदला बदली किया था, इसका रजिस्ट्रेशन जमींदार साहब कर दीजिए, और जमींदार साहब का कर्तव्य है कि वो करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, संथाल परगना के अंतर्गत कानूनी प्रभाव रखने वाली किसी वस्तु में या खतियान के किसी विपरीत बात के होते हुए भी जमींदार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति दे सकते हैं। खतियान के किसी विपरीत बात के होते हुए भी जमींदार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कब, जब संथाल परगना के अंतर्गत कानूनी प्रभाव रखने वाली बात हो तब, ठीक। तीसरा बात, साथ ही इसके लिए जमींदार कुछ शुल्क भी लगा सकते हैं। तो ये था आपका अध्याय 3 रैयत के बारे में यहां उल्लेख है, और इसका वर्णन है धारा 12 से 24, ये पूरा हो गया। अब समझेंगे हम लोग अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है, तो अध्याय 4 में है बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती। बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती, और इसका वर्णन कहां है, तो धारा 27 से 42, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिएगा, अब अध्याय हम देखेंगे 4। अध्याय 4 में क्या है, तो अध्याय 4 में बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती। बंजर भूमि के बारे में कहा गया है, और खाली जोतों की बंदोबस्ती यानी सेटलमेंट करेंगे। और अध्याय 4 कहां से कहां तक है, तो 27 से 42, धारा 27 से 42 तक, ये भी आप याद रखिएगा, धारा 27 से 42 तक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब एक एक चीज समझते हैं इसका। धारा 27 क्या कहता है वो देख लीजिए। बंजर भूमि एवं खाली जोतों, क्या कहा गया है, बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती पट्टे द्वारा की जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा की जाएगी, पट्टे के द्वारा। और जब ये पट्टे के द्वारा इसकी बंदोबस्ती की जाएगी तो इसकी 4 कॉपी यानी प्रतियां तैयार की जाएगी, और वो चारों कॉपी किसके किसके पास जाएगा वो देख लीजिए। एक कॉपी जाएगा उपायुक्त महोदय को यानी डीसी महोदय को, दूसरा कॉपी जाएगा रैयत को, तीसरा कॉपी जाएगा भूस्वामी, ठीक है, और चौथा कॉपी जाएगा ग्राम प्रधान या मूल रैयत को, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो 27 ये था, और 29 नंबर में चलते हैं, धारा 29। धारा 29 को देखिएगा, उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं की जाएगी। यदि उपायुक्त परमिशन देते हैं तभी वो जोत की बंदोबस्ती की जा सकती है।
अब धारा 32 क्या कहता है वो समझिए। धारा 32 कहता है कि बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति, बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति आ सकती है, लेकिन करेगा कौन समझिएगा, जब 2 या अधिक व्यक्ति ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार द्वारा, क्या बोला मैंने, जब 2 या अधिक व्यक्ति ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती, अब संयुक्त गांव समझिएगा संयुक्त गांव किसे कहेंगे, एक से ज्यादा गांव, तो संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से की गई हो, मतलब कुछ लोग हों, ठीक है, तब क्या होगा, इस पर किसी भी एक या अधिक पक्ष को आपत्ति हो। जैसे मान लिया 10 लोग हैं, संयुक्त रूप से की गई हो तो व्यक्ति 10 लोग हैं, अगर इस पर किसी भी एक का या अधिक पक्ष का या अधिक व्यक्ति का आपत्ति हो तो वह डीसी को 1 वर्ष के अंदर अपील दर्ज कराएगा कि मुझे इस पे आपत्ति है, तो डीसी उस पे क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। ये 32 में कहा गया, क्या कहा गया, नहीं बोलते 32 दांता है, बहुत खतरनाक है, तो ये खतरनाक चीज है। बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति, 32 में से एको दांत इधर उधर खाने समय हुआ तो जीभीए को काट देगा। तो यही है यहां पे कि जब संयुक्त गांव में संयुक्त रूप से बंदोबस्ती की गई हो और उसमें एक किसी को भी एक आपत्ति हो, जैसे ये समझ लीजिए यूएन में संयुक्त रूप से है ना, संयुक्त रूप से 193 देशों का संगठन वर्तमान टाइम में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वहां पे यूएन में जो है 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं उनको मिला है वीटो पावर, एक उसमें से अगर अड़ गया कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो उसी तरह यहां है कि संयुक्त रूप से अगर कोई भी इसमें एक व्यक्ति या एक पक्ष को जो संयुक्त रूप से हैं उसमें से आपत्ति हुआ तो वो डीसी को 1 वर्ष के अंदर अपील दर्ज करा देगा। 33 में आते हैं, धारा 33, बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया गया हो। या तो आप आबाद हुई या बर्बाद हुई, यही ना है कि आबाद या बर्बाद। तो देखिए आबाद कैसे करेंगे, अगर बंजर भूमि है उसका हम बंदोबस्ती किए हैं तो उस पर कुछ अच्छा चीज करें, यानी बंजर भूमि में कुछ हम फर्टाइल काम करें, कुछ पेड़ पौधे लगा दें या कुछ भी काम करें, तभी तो उसको आबाद कीजिएगा ना। लेकिन कितने दिन, 5 वर्ष के भीतर यदि नहीं की जाए तो बंजर भूमि का जो बंदोबस्ती था वो रद्द कर दिया जाएगा। और ये आवेदन कौन देंगे, तो ये आवेदन चारों में से चारों लोग, ये जमाबंदी रैयत कौन दे सकते हैं, तो जमाबंदी रैयत या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या जमींदार, इनको डीसी को आवेदन देके ऐसा करा सकते हैं, ठीक है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द करा सकते हैं यदि 5 वर्ष के भीतर उसको आबाद न किया जाए। चलिए 34 में आते हैं, डीसी द्वारा यानी उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, पूजा स्थल, शमशान यानी कब्रिस्तान बोलिए, शमशान बोलिए, के लिए अलग करना। अब बंजर भूमि, देखिए फर्टाइल भूमि पे तो हम ना तो पूजा पाठ वाला काम करते हैं, ना ही आमतौर पे देखा होगा आपने कि कब्रिस्तान या श्मशान घाट होते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, बंजर भूमि देखा जाएगा। तो आर्टिकल 34 कहता है कि डीसी द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, स्मशान के लिए अलग करना। डीसी इसके लिए टॉकिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, सलाह मशविरा करेंगे, किससे, तो जमाबंदी रैयत या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत, इनसे मतलब टॉकिंग करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि इनको पता है ना कि कहां क्या है। फिर ये धारा 34 के तहत बंजर भूमि को इन दोनों क्षेत्रों या कुछ और जगहों के लिए अलग कर सकते हैं, किसके लिए, श्मशान घाट या जाहिर थान, ठीक है। चलिए 35 पे आते हैं, सिंचाई के लिए जलाशयों आदि को आबाद न किया जाना। देखिए सिंचाई के लिए जलाशयों आदि को आबाद न किया जाना, ध्यान दीजिएगा, जहां पे सिंचाई के लिए मतलब तालाब हो, पोखरा हो, आहर हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ नहर हो, छोटा कुआं हो, बांध हो, या फिर बाढ़ को रोकने के लिए बांध वगैरह बनाए गए हो, जहां से मतलब सिंचाई की जा रही हो और जहां से व्यक्ति अपने उपयोग के लिए पानी ले रहा हो, है ना, सिंचाई के लिए या पीने वगैरह के लिए, तो इसके लिए क्या होगा कि ऐसे जमीन की बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है, ठीक है। किसके अनुमोदन के बिना नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, आमतौर पे नहीं होता है। लेकिन देखिए अगर आपको करना भी है तो इसके लिए अनुमोदन लेना होगा, किसका, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या जमींदार या डीसी के अनुमोदन के बिना ये संभव नहीं है कि सिंचाई के लिए जलाशय आदि को आबाद किया जाए। तो ये समझ में आ गया। 37 पे चलते हैं, रैयत को मवेशी चराने का अधिकार। रैयत को
जोत भूमि पर या कोई भी बंजर भूमि या जोत भूमि, बंजर भूमि में तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जोत भूमि या जोत खंड पर मवेशी चराने का अधिकार है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन याद रखिएगा वन कानून जो बना था उसमें जो वन रखा गया संरक्षित वन, तो संरक्षित वन में मवेशी चराने का राइट्स नहीं है, किसी को भी नहीं है, है ना, याद रखिएगा। आते हैं आगे 39 धारा 39 क्या कहता है, रैयत का अपनी जोत से भिन्न भूमि पर। अब देखिए रैयत का अपनी जोत से अलग भूमि पर तालाब, पोखर या जलाशय या उत्खनन और मत्स्य पालन का अधिकार होगा। इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां एक कंडीशन है कि यहां जमींदार की अनुमति आपको लेनी होगी। ध्यान से देखिएगा धारा 39 को, रैयत का अपनी जोत से भिन्न भूमि पर, मैंने पहले क्या बताया था कि रैयत अपनी जोत पर तालाब, पोखर, कुआं, मत्स्य पालन वगैरह वगैरह कर सकता है, उसके लिए कोई टैक्स भी उसको नहीं देने होते। लेकिन क्या मैंने बोला था, जोत पर। अब यहां क्या कह रहा है कि रैयत का अपनी जोत से भिन्न भूमि पर यह अधिकार है, लेकिन यहां जमींदार की अनुमति लेनी होती है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा किस धारा में कहा गया है कि रैयत को अपनी जोत में तालाब, कुआं, बांध, डोभा, है ना, मत्स्य पालन का अधिकार है, तो वो धारा है 16। याद कर लीजिएगा, पहले भी मैंने बता रखा है, यहां पे कोई टैक्स नहीं देने पड़ते हैं इनको सरकार को, ठीक है। 41 पे आते हैं, पहाड़िया गांव जिसका निर्धारण कमिश्नर करते हैं यानी आयुक्त महोदय करते हैं। पहाड़िया गांव की जमीन गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगा। अब पहाड़िया गांव जिसको कमिश्नर साहब ने यानी आयुक्त साहब ने बताया कि ये पहाड़िया गांव है, तो गैर पहाड़िया को वो जमीन भूमि जो है आवंटित नहीं किया जा सकता है। पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि को पहाड़िया व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 42, है ना, लास्ट है आपका धारा कौन सा, 42। उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनधिकार दखल में हो, तो ये काम करेंगे डीसी। जैसे मान लिया जाए कोई कृषि योग्य भूमि है, उस पर कोई जबरदस्ती हथिया लिया है कि हम यहाँ के कृषक हैं, हम इस पे खेती करेंगे, तो डीसी साहब जो जिसका मतलब खेत है, कृषि योग्य जो भूमि है, जो मालिक है उसका, वो एक एप्लीकेशन डीसी को देगा और वो उस किसान को वहां से बेदखल कर देगा कि नहीं, ये क्षेत्र तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने अनधिकृत रूप से इसको दखल में लिया है। यहां तक समझ में आ गया। अब अध्याय 5 की बात करते हैं। अध्याय 5 क्या कहता है ये देखिएगा। अध्याय 5 कहता है लगान। मैंने बताया था ना कि लगान मूवी में 5 फीट के लोग हैं सब, तो लगान अध्याय 5 43 से 52, धारा 43 से 52 है लगान, यानी लगान के बारे में अध्याय 5 में। अब देखिएगा 43 क्या कहता है, जिन्स। जिन्स मतलब होता है वस्तु। वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं करेंगे। पहले क्या होता था कि टैक्स वगैरह लेते थे, या पहले के टाइम में राजा महाराजा के टाइम में जो लोग काम करते थे उनको कोई वस्तु दे दी जाती थी, चलो भाई तुम्हारा सैलरी हो गया। लेकिन और टैक्स के रूप में भी चलो हम वस्तु दे दिए, लगान के रूप में वस्तु। जैसे आपने वो मूवी देखा गब्बर वाला, गब्बर सांभा कालिया, तो उसमें क्या होता था, लगान के रूप में आता था और गेहूं लेके जाता था, चावल लेके जाता था, पैसा नहीं लेता था आमतौर पे। लेकिन अब क्या बोला गया, नहीं, जिन्स यानी वस्तु के रूप में हम लगान वसूली नहीं लेंगे, हमको पैसा चाहिए। जमींदार या ग्राम प्रमुख या रैयत को लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा, सीधे रोकड़ा दीजिए, पैसा दीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 43, बहुत ही इंपॉर्टेंट 43, ये पैसा वाला मामला है, तो 43 याद रखिएगा। 43 का क भी है यहाँ पे, लगान भुगतान करने का समय बताया गया है। 43 के क में क्या बोला गया कि लगान भुगतान करने का एक समय होगा। ऐसा नहीं कि लगान आप हम कब बोल रहे हैं आप कब दे रहे हैं, है ना। भूधारक द्वारा लगान 4 किस्तों में दिया जाएगा, 4 बराबर किस्तों में दिया जाएगा। मान लीजिए मेरा लगान आ रहा है 200 रुपए, तो 4 बराबर किस्त में उसको बांट के दे दिए, मतलब तिमाही यहां पे चलता है, ठीक है। अब धारा 45 क्या कहता है ये याद रखिएगा। धारा 45 कहता है डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। मनी ऑर्डर कर दिए पैसा डाक से, उसके द्वारा भी हम भुगतान लगान का कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड में है और उसकी जमीन का लगान वो नहीं दे पा रहा, तो वहीं से मनी ऑर्डर कर दिया, ले पैसा भाई। चलिए 46 समझिएगा। ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी, ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का रिकॉर्ड यानी लेखा रखेंगे। कौन रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 46 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्राम प्रधान यानी गांव के प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत की, जितने भी रैयत है उनके लगान का भू रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड लेखा रखेंगे। रिकॉर्ड कितना पैसा कौन दिया, जैसे अभी भी आपको मिलता होगा रिकॉर्ड के रूप में। चलिए
48 समझिए, जमीन से जुड़े लेख और रसीदों का ब्यौरा, जो भी लेख है, जो भी रसीद है का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखती है। ये आपने भी देखा भी होगा कि राज्य सरकार कहां रखती है, अनुमंडल में रखती है। ये क्या, जमीन से जुड़े जितने भी लेख हैं और रसीदों का ब्यौरा, जब आप खतियान वगैरह जब आप रेसिडेंशियल लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहां कर्मचारी बोलता है कि जमीन का रसीद कहां है, तो आपको रसीद का ब्यौरा अनुमंडल में मिलेगा। अगर आपके घर में नहीं है तो अनुमंडल से निकल जाता है, ये भी याद रखिएगा। 49 क्या कहता है, हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा। हस्तांतरण योग्य जमीन का जो लगान होगा प्रथम प्रभार, और प्रथम प्रभार में आएंगे कौन, वो देखिएगा। अब देखिए, जहां किसी रैयत का जोत हस्तांतरण के योग्य है, मतलब हम बदला बदली कर सकते हैं या दे सकते हैं किसी को, वहां जोत के लगान का भुगतान प्रथम प्रभार का होगा। यानी जमींदार लगान के चुकती हेतु किसे जिम्मेवार समझेगा, तो इनको ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा। आपका जिम्मेवारी है भैया लगान को दीजिए। तो ये याद रखिएगा। 49 तक हो गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब अध्याय 6 में एक ही धारा है 53, और ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको समझिएगा। अध्याय 6 में एक ही धारा है 53, इसको क्या कहता है, कतिपय प्रयोजन यानी कुछ प्रयोजन हेतु जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। और याद रखिएगा, धारा 53 को छोड़कर जितने भी धारा हैं शेष सभी धाराओं को कहां रखा गया है, तो 66वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक, ये मैंने पहले भी बताई है आपको। अब आते हैं धारा 53 क्या क्या कहता है, ये समझिएगा। धारा 53 कहता है, जमींदार भवन के निर्माण हेतु या अन्य कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, भूमि को वो अधिग्रहित कर सकता है यदि, नंबर 1 पॉइंट, यदि उसके पास, अब ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को, यदि जोत का संबंध जमींदार के हित से हो, जो जोत है उसका संबंध जमींदार के हित से हो, यानी जमींदार का उसमें कोई ना कोई हित हो। दूसरा, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन हेतु, कोई मंदिर बनवाना हो या कोई स्कूल्स वगैरह हो या कुछ भी हो, उसके प्रयोजन हेतु। तीसरा है सिंचाई हो, कृषि हो, औद्योगिक कार्य हो, इन तीनों हेतु। ठीक है, सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने के लिए अगर वो अधिग्रहित की जा रही है जमीन, तब भी। अच्छा, इन सब काम के लिए जमींदार जो है या भूस्वामी है डीसी को आवेदन देंगे कि भैया हमें ये जमीन अधिग्रहित करनी है, क्या मैं इसे अधिग्रहित कर सकता हूं। तो अब समझिएगा, जांच करेंगे डीसी साहब, जांच करेंगे डीसी साहब की क्या ये बातें सही है, इनको इन्हीं प्रयोजनों के लिए चाहिए। तो जांच के उपरांत डीसी साहब जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को आदेश देंगे, क्या देंगे, कि वह जोत से संबंधित व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति देकर भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। याद रखिएगा, क्या है कि जोत से संबंधित व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जैसे जोत से संबंधित जो भी व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, और उस मोहन को उपायुक्त डिसाइड करेगा कि कितना क्षतिपूर्ति देना है, वो देकर जमींदार उस भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। याद रखिएगा, जमींदार या भूस्वामी द्वारा भू अधिग्रहण करने के 5 वर्ष के भीतर जिस प्रयोजन के लिए आपने भूमि लिया है, अगर उक्त प्रयोजन में भूमि का उपयोग नहीं हुआ हो तो डीसी उस भूमि को रैयत या उसके उत्तराधिकारी को दे देगा। जिस रैयत का वह जमीन है उस रैयत को वह वापस करके दे देंगे। लेकिन रैयत या उत्तराधिकारी कहेंगे हम नहीं देंगे, तब डीसी साहब उसको बंजर भूमि की तरफ बंदोबस्त करके अलग सेटल कर देंगे। ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं अध्याय 7। तो 53 समझ गए, 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 53 बहुत इंपॉर्टेंट है और एकमात्र 53 ही ऐसा धारा है जिसको छोड़कर बाकी सब धारा को शामिल कहा 9वीं अनुसूची में किया गया है। अब आते हैं अध्याय 7 में, ये देखिएगा अध्याय 7 क्या कहता है। यहां ये कहता है कि न्यायिक प्रक्रिया, मैंने क्या बोला था 7, मैंने याद भी कराया था न्यायिक प्रक्रिया। ये कहां से कहां है, 54 से 63 तक। धारा कहां से, 54 से 63 तक है। अब एक एक को समझिएगा। 55 क्या कहता है, 55 धारा कहता है लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ मुकदमा, जिसको बोलते हैं उत्तरोत्तर वाद। ठीक है,
लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ मुकदमा, रैयत के खिलाफ मुकदमा लगान वसूली के लिए। ध्यान दीजिएगा, यदि जमींदार ने लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर करता हो, यदि जमींदार लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर करता है तो पहले मुकदमे के दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। मतलब 2 मुकदमे के बीच अंतराल कितना होगा? 6 महीना। ठीक है। 56 में समझिएगा, बेदखली के नियम। बेदखल मतलब चलो हटा दिए, तुमको भूमि से हटा दिए, कृषि संबंधी कार्य से हटा दिए। डीसी के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, डीसी के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये कहां बोला गया है? 56 में। ठीक है, नहीं बोलते 56 घाट के पानी पिए हैं, तो 56 घाट के पानी जो पिएगा उसको हटाना इतना आसान नहीं रहेगा। यानी डीसी के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि से बेदखल नहीं कर सकते हैं। 59 में देखिएगा 59 पुनरीक्षण यानी रिवीजन। अब पुनरीक्षण कैसे करेंगे ये देखिएगा, आयुक्त या डीसी, कमिश्नर या डीसी साहब यानी उपायुक्त अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या मुकदमे का अभिलेख मंगा सकते हैं, रिकॉर्ड मंगा सकते हैं और उसके आधार पे पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 60 कहता है रिव्यू यानी पुनर्विलोकन, है ना। 60 क्या कहता है? पुनर्विलोकन। मतलब हम कोई भी डिसीजन दिए उसको हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं। जैसे एलबीडब्ल्यू आउट, तो ऐसे कहने से पहले ऐसे नहीं रिव्यू लेते हैं थर्ड एम्पायर लोग, रिव्यू लेते हैं ऐसे कि देखेंगे कि बॉल कहां लगा था, पैर में लगा था कि नीचे लगा था कि बैट में लगा था, तो वही है रिव्यू। मतलब पुनर्विलोकन, हम पुनः उस चीज को देखना चाहते हैं कि क्या गलत हुआ है हमसे, है ना। आयुक्त ऐसे आदेश का, आयुक्त मतलब कमिश्नर, ऐसे आदेश का पुनः अवलोकन कर सकते हैं, फिर से अवलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं या पूर्व आयुक्त ने दी हो। जैसे कोई डिसीजन हो, हमारे पहले कोई आयुक्त हैं, उन्होंने डिसीजन दिया चलो भाई हम रिव्यू कर लेंगे, ये कर लेंगे, हाँ रिव्यू कर लेंगे, या हमने ही खुद दिया, हमको बाद में लगा 10 दिन बाद 20 दिन बाद कि ये तो गड़बड़ मैंने कर दिया, तो रिव्यू ले सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन, वैसे ही यहां भी इनको पावर दी गई है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये क्या होगा, देखिएगा आदेश देंगे जो भी, मतलब जो हम आदेश दे दिए, निकाल दिए, एक बार डिसीजन दे दिए, लेकिन उस पर रिव्यू कौन लेगा? अगर उप समाहर्ता और एसडीओ को कोई आदेश पारित हुआ है तो उस पर रिव्यू लेंगे उपायुक्त यानी डीसी महोदय। ठीक है, उपायुक्त या अपर उपायुक्त, उपायुक्त या अपर उपायुक्त अगर कोई डिसीजन दिए हो तो उसका रिव्यू कौन कराएगा? आयुक्त साहब कराएंगे। ये भी याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत अच्छा पूछ सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, कि इनका रिव्यू कौन करता है, या बोल देगा कि एसडीओ का रिव्यू कौन करता है, तो बोलेगा उपायुक्त। और अगर कहीं पूछ दे कि ये वाला किस धारा में है तो बोलेगा धारा 60, रिव्यू वाला धारा 60। 62 में आते हैं उपायुक्त और उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण। अब है कि कंट्रोल भी तो करना है सब पे, तो देखिए डीसी जो है कमिश्नर के अधीन होता है। डीसी यानी उपायुक्त, उपायुक्त झारखंड में जो 24 जिले हैं, हर जिले में एक डीसी बैठते हैं, डीसी साहब, लेकिन 5 प्रमंडल हैं तो 5 ही कमिश्नर यानी आपके आयुक्त हैं। तो कमिश्नर के अधीन होते हैं डीसी। ठीक है, तो डीसी से बड़ा कौन हुआ? कमिश्नर। अपर समाहर्ता या एसडीओ, अपर समाहर्ता और एसडीओ ये दोनों डीसी के अधीन होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये किसमें बताया गया है? 62 में। अब अध्याय 8 की बात करते हैं। 8 में लिमिटेशंस, तो परिसीमा की बात है इसमें। 64 से लेके 66 तक इसमें उल्लेख है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 65 में आते हैं, बेदखली या निष्कासन के लिए परिसीमा। अब ये क्या कहता है? बेदखली या निष्कासन के लिए एक लिमिटेशन हम बांधे हैं कि किसी को बेदखल या निष्कासन कैसे करेंगे, उसका एक लिमिटेशन है। धारा 14 में वर्णित, अब मैं पहले धारा 14 बता देता हूं आपको। डीसी के आदेश के बिना कोई भी जमींदार किसी रैयती को बेदखल नहीं कर सकता है, यानी डीसी के आदेश के बिना किसी रैयती को आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं? धारा 14 में वर्णित आधार के तहत, ये आधार है, रैयत के बेदखल के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद के दुरुपयोग के तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा। मतलब उसी का एक तोड़ है इसमें। ठीक है, अब आते हैं 65 का क भी बना है, 65 का खंड क भी बना है। राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा। राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए, अब लगान अगर बाकी है तो वाद के लिए परिसीमा बांधा गया कि कितना टाइम में क्या क्या आपका होगा। लिमिटेशंस यहां भी बांधे गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के वाद के संबंध में प्रावधान है कि जिस कृषि
वर्ष के अंत से लगान बकाया है, जिस कृषि वर्ष के अंत से लगान बकाया है उस वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर लगान लिया जा सकता है। ऐसा कहां प्रावधान है? तो 65 की क में। ये हो गया। अब आते हैं अध्याय 9 में। अध्याय 9 है विविध मिसलेनियस प्रोविजंस। तो ये है अध्याय 9 67 से 72 तक। ठीक है, 67 समझिए, दंड या जुर्माने का प्रावधान। अब दंड या जुर्माना नीचे दिए गए, अब नीचे जो कुछ चीजें दी गई है, नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं इनमें से, या तो वो जमींदार हो, रैयत हो, कोई भी, तो 200 रुपया जुर्माना लगेगा। और अपराध जारी, मतलब जो काम आप कर रहे हैं गड़बड़ी वो जारी रखे हैं, तो आपको 5 रुपया पर डे जुर्माना दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्रैक्टिकली ये सब चीजें 200 5 रुपये कोई वैल्यू नहीं हुए, इनके मतलब कोई वैल्यू नहीं होते हैं। और ऐसे जो मतलब जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है, ये सब फैक्ट बात है। तो इसका पहला पॉइंट जो ये कहता है, जमींदार या भूस्वामी का ड्यूटी बनता है, जमींदार या भूस्वामी का ड्यूटी बनता है कि जो भी बांध है, तालाब है, कुआं है, आहर है, पोखरा है, जलाशय है, उसकी मरम्मत और रख रखाव करे। अगर ये नहीं करते हैं और कोई कंप्लेन कर दिया तो इनको जुर्माना 200 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा नंबर, जमींदार या उसका एजेंट ग्राम प्रमुख की मृत्यु का रिपोर्ट डीसी साहब को देंगे, उपायुक्त को देंगे। अगर जमींदार या उसका कोई एजेंट है तो ग्राम प्रमुख अगर डेथ कर गए तो उनका रिपोर्ट डीसी साहब को दीजिए। ठीक है। तीसरा, जमींदार या उसका एजेंट ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के रहते हुए भी किसी गांव की, देखिए जमींदार या उसका एजेंट, ठीक है, मान लेते हैं जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के रहते हुए भी किसी गांव की बंजर भूमि, खाली जोत या अन्य भूमि, बंजर भूमि, खाली जोत या अन्य भूमि को गैर जमाबंदी रैयत के साथ बंदोबस्त करता है तो यह भी नहीं कर सकता है, वो जुर्माना लगेंगे। अब रैयत के संबंध में कुछ नियम लिखे गए हैं भाई, जुर्माना इनका भी दंड का प्रावधान है रैयत को लेके। तो रैयत अगर धारा 20 का उल्लंघन करते हैं, धारा 20 मैंने बता दिया है, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तब भी इन पे दंड या जुर्माना लगेगा। विधि के विरुद्ध जाके पेड़ को काटते हैं, सरकारी पेड़ को लगे काटने, और यही नहीं, अपने भी जमीन पर, रैयती जमीन पर या जोत पर अगर कोई भी व्यक्ति लगाया हो पेड़ महुआ का तो वो एसडीओ के परमिशन से काटना, इसे काटिएगा तो फिर दंड देना पड़ेगा। संरक्षित क्षेत्र में अगर आप चराई वगैरह करते हैं तब भी आपको ये दंड देने पड़ेंगे। तो ये था 67। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अध्याय 9 को देख रहे थे हम। अध्याय 9 में क्या है, 67 से लेके 72 तक, जिसमें विविध प्रावधान। अब अध्याय 9 में हम देख चुके थे। 69 को देखिए, सेक्शन 69, धारा 69 में क्या है, कतिपय भूमि के, कुछ भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। कुछ ऐसे भूमि होंगे जिनके अधिकार के अर्जन पर रोक लगाई जाएगी। अब यहां पे ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या कहता है। पहला पॉइंट, धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में यदि कोई भी व्यक्ति धारा 20 का उल्लंघन करता है तो कुछ भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक लग जाएगा, आप उसे अर्जित नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या कहता है, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या भूस्वामी के द्वारा धारित प्रति भूमि या ग्राम प्रधान की सरकारी जोत या जाहिर थान या श्मशान आदि में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। एक बार फिर पढ़ देता हूं, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत, भूस्वामी के द्वारा धारित प्रतिभूमि। देखिए ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी कोई प्रतिभूमि को धारण कर चुके हैं, उन पे किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। ग्राम प्रधान के सरकारी जोत पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। जाहिर थान या शमशान की जो भूमि पार्टिकुलर दी गई है, डीसी के द्वारा दी जाती है ना, उन पे किसी व्यक्ति का कोई पार्टिकुलर अधिकार नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, अगर सरकार जो है या किसी स्थानीय प्राधिकार के लिए, ठीक है, या रेलवे के लिए भूमि अर्जन अधिनियम जो 1984 में बनाए गए थे के अधीन, तो भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अधीन अर्जित भूमि में जब तक कि ऐसी भूमि सरकार की या स्थानीय प्राधिकार या रेलवे की संपत्ति रहती है, इस पर भी आप कतिपय मतलब भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 71 धारा समझिए। धारा 71 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 71 क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा।
नियम बनाने का अधिकार। अब देखिए नियम बनाने का अधिकार, यही सब नियम कानून तो हैं जो बनते रहते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, राज्य सरकार अधिसूचना, राज्य सरकार एक अधिसूचना निकालेगी और उसके द्वारा कानून बना सकती है कि हम इस जगह चेंज करना चाहते हैं, या जो भी नियम कानून उसको बनाना होगा बनाएगी। दूसरा, राज्य सरकार बिना किसी आघात के, मतलब बिना किसी को कोई परेशानी दिए, बिना किसी को कोई नुकसान किए निम्न विषयों पर कानून बना सकती है। किन किन विषयों पर कानून बनाएगी वो देखिएगा। पहला, ग्राम प्रधान के कर्तव्यों के संपादन के संदर्भ में, ग्राम प्रधान अपने कर्तव्यों का संपादन किस तरह से कर रहे हैं उसके संदर्भ में नियम बना सकती है राज्य सरकार। दूसरा, जमाबंदी की प्रतियां, जिसका वर्णन धारा 8 में है, जमाबंदी की प्रतियां के अधीन प्रमाणित करने के संदर्भ में, क्या आप प्रमाणित कर पा रहे कि नहीं, उसके संदर्भ में राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरा, धारा 11 के अधीन ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि के संदर्भ में, क्या कहता है, धारा 11 के अधीन ग्राम प्रधान का पुरस्कार निधि है, उसके संदर्भ में राज्य सरकार कानून बना सकती है। अगला कहता है चौथा नंबर, धारा 25 के अधीन निबंधन पदाधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क की राशि के संदर्भ में, ठीक है, निबंधन पदाधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क की राशि के संदर्भ में भी राज्य सरकार नियम बना सकती है। किस धारा के तहत, तो धारा 71 के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। धारा 44 के अधीन सामान्य सूचना के प्रकाशन की रीति के संदर्भ में भी एक कानून बना सकती है, ओके। और अगला है धारा 53 के अधीन भू अर्जन की विधि के संदर्भ में भी राज्य सरकार कानून बना सकती है, भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में भी कानून बना सकती है राज्य सरकार। तो कानून बनाने वाला काम कहां हो रहा है, धारा 71, ये याद कर लीजिएगा। धारा 72 याद रखिएगा, धारा 72 विशिष्ट विधानों का परित्राण, विशिष्ट विधानों का परित्राण, लास्ट धारा यही है, ठीक है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949, संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो है 1949 अन्य नियमों में ऊपर रहेगा। और उसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया, ठीक है। जो संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 है वो सबसे ऊपर में रहेगा अन्य नियमों से। उसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया। अब यहां पे समझा देता हूं आपको, संथाल परगना या संथाल परगना बात एक ही है। संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 है क्या, देखिए एसपीटी एक्ट में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था, जिसका राजस्व विभाग के थ्रू अधिसूचना जारी किया गया था, ठीक है, जिसकी अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा, ये डेट याद कर लीजिए, 23 जनवरी 1951 को की गई थी। कब की गई थी, 23 जनवरी 1951 को, 23 जनवरी 1951 को एक अधिसूचना राजस्व विभाग के द्वारा दिया गया। इस संशोधन के तहत इस कानून को संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 नाम दिया गया, ठीक है। एक संशोधन हुआ जो एसपीटी एक्ट का नाम बदल के, बोलते हैं ना आप एसपीटी एक्ट 1949, उसका नाम बदल के क्या किया गया, कब किया गया, तो एक अधिसूचना आया राजस्व विभाग द्वारा 23 जनवरी 1951 को, इसी के तहत संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब धारा 13 क्या कहता है ये समझिए। जमीन का मालिक जमीन की प्रकृति नहीं बदल सकता, जैसे जमीन का मालिक है, खेती कर रहा है तो उसमें प्रॉपर खेती करेगा। जमीन का मालिक अगर कुछ और काम कर रहा है उसमें, तो वो उसी काम को करेगा, प्रकृति को नहीं बदल सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार 2016 में आई और इसमें संशोधन की कि नहीं, जमीन की प्रकृति को बदला जा सकता है। जैसे जिस भूमि पे कृषि या मछली पालन हो रहा हो, उस भूमि को कल के डेट में आप व्यावसायिक उपयोग के लिए खोल सकते हैं, व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, उस पर मशीनीकरण कर सकते हैं, उसमें आप कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, उसमें दुकानें चला सकते हैं, कुछ भी मतलब व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जनजातियों का यहाँ इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ, इतना ज़्यादा मतलब इनका घोर प्रदर्शन हुआ जनजातीय समुदाय का, कि ये अभी इंप्लीमेंट में नहीं है। यानी अगर हम यूँ कहें कि धारा 13 में जो चेंजेज लाई थी बीजेपी सरकार, वो अमल में नहीं है और वो बस वैसे का वैसे है। यानी इसका क्या है, जमीन का मालिक जमीन की प्रकृति नहीं बदल सकता। ये अभी भी वर्तमान टाइम में लागू है। जब बीजेपी सरकार आई थी तो इसमें संशोधन करते हुए कही थी कि नहीं, धारा 13 में हम चेंजिंग करते हैं, जमीन का जो मालिक है वो जमीन की प्रकृति बदलते हुए उस पर व्यावसायिक उपयोग कर सकता है। लेकिन जनजातियों को बोलोगे नहीं, जमीन हड़पने का ये एक षड्यंत्र है, इसको हम नहीं लागू होने देंगे, और लागू नहीं होने दिया गया, ठीक है। तो एसपीटी एक्ट में अब समझिएगा एक चीज और, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 जो एसपीटी एक्ट में प्रथम संशोधन हुआ था, उसमें कुछ धाराओं में बहुत चेंजिंग हुआ। तो धारा में क्या क्या बदलाव हुआ, कौन कौन धारा में बदलाव हुआ वो समझिएगा। धाराओं में कुछ कुछ चेंजिंग हुआ है, वो कौन कौन से धारा में याद कीजिएगा। 5, 11, 21 ये धारा में पढ़ रहा हूं। 5, 11, 21, 25, 32, 44,
5, 11, 21, 25, 32, 44, 50, 53, 50, 53, बस ये याद कीजिएगा। तो इन धाराओं में बदलाव भी हुए हैं, याद रखिएगा। तो आशा करता हूं कि एसपीटी एक्ट से संबंधित जितने भी धाराएं थी, प्रमुख धाराएं, वो मैंने आपको कराया। अब आप बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका एसपीटी एक्ट पूरा करा दिया मैंने। आपका एसपीटी एक्ट का जो पृष्ठभूमि था, एसपीटी एक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या वर्णन था, कैसे बना था, कहां कहां क्या क्या हुआ था, सब कुछ मैंने बताया। उसका हिस्ट्री क्या था वो बताया। फिर मैंने एसपीटी एक्ट के थ्रू ये भी बताया कि अध्याय कितने हैं, उसको याद कैसे करेंगे, धारा कहां से कहां तक है, उसका विषय क्या है, वो भी मैंने याद कराया। और इसमें मैंने क्या कराया, पूरा आपको धारा ही बता दिया। तो अब आप टेंशन फ्री रहें और इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिएगा। अभी तो फिलहाल 1 बार देखिएगा, फिर 1 या 2 बार देखिएगा, लगभग धारा याद हो जाएंगे। और टेंशन फ्री रहिए, एग्जाम दीजिए। चलिए, तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।